जयपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बताया जा रहा है बैठक हो रही है। सचिन पायलट भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। बैठक में रंधावा के साथ गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे हुए हैं और इस वक्त ये बड़ा बैठक जो है वो चल रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो शामिल हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, रंधावा, टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और इसमें सचिन पायलट भी पहुंचे हुए हैं। प्रतिपक्ष हमारे हैं, उनका स्वागत होगा और आगे की जो हमारी प्लानिंग है वो बनेगी, किस प्रकार में सदन में मुद्दे उठाने जनता के। कांग्रेस पार्टी अब जो है सदन में मुखर दिखेगी। देखिए कि हमारी पार्टी जो है अपोजिशन का रोल प्ले करेगी और जो राजस्थान की जनता ने मैंडेट दिया है और कांग्रेस के साथ उन्होंने जैसा इतनी जबरदस्त अपोजिशन आई है तो उसका हम पूरा। जयपुर से बड़ी खबर है। एयरपोर्ट पर यात्री के पास कारतूस मिला है। सीआईएसएफ जवान ने चेकिंग के दौरान जिंदा कारतूस पकड़ा है। सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट थाने में रिपोर्ट दी है। एयरपोर्ट थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर बताया जा रहा है कि यात्री के पास से जिंदा कारतूस मिला है। पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच करने में जुट गई है। तो सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट थाने में रिपोर्ट दे दी है। अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी कि आखिर कारतूस जो था वो यात्री लेकर के वहां क्यों पहुंचा। भरतपुर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। तीसरे दिन भी जाट समाज का महापड़ाव लगातार जारी है। बताते चले केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर के जाट समाज जो है वो उग्र हो चला है। जचौली गांव में किया जा रहा है महापड़ाव और पुलिस प्रशासन के भी कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। हालांकि जाट समाज की तरफ से कहा गया है कि 22 तारीख तक उग्र प्रदर्शन नहीं होगा, शांतिपूर्वक उनका प्रदर्शन जो है वो होगा और इससे पहले ये महापड़ाव जयचोली गांव में किया जा रहा है। रेलवे लाइन की तरफ जाने वाले हर एक व्यक्ति पर पुलिस नजर बनाए हुए है। 22 जनवरी के बाद जाट समाज ने आंदोलन उग्र करने की चेतावनी दी है। तो 22 जनवरी के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा और बताते चले कि अभी के लिए जाट समाज की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरीके का उग्र आंदोलन नहीं किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं दीपक पुरी। दीपक, महापड़ाव लगातार जारी है। हालांकि जाट समाज की तरफ से कहा गया कि 22 जनवरी से पहले किसी भी तरीके का उग्र आंदोलन नहीं किया जाएगा। तस्वीरें दिखाइए, बातचीत करिए, क्या कुछ रणनीति बन रही है उन लोगों की, अगर आप वहां मौजूद हैं तो। देखिए पल्लवी, मैं इस वक्त जयचौली गांव में मौजूद हूं, जहां जाट समाज का महापड़ाव चल रहा है और महापड़ाव का आज तीसरा दिन है। जाट समाज के लोग अभी भी महापड़ाव पर बैठे हुए हैं और कहना है कि 22 जनवरी तक शांतिपूर्ण तरीके से ये महापड़ाव चलेगा। अब तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये पांडाल है। इस पांडाल में देखिए आप, जाट समाज के लोग बैठे हुए हैं। हालांकि संख्या कम है लेकिन फिर भी जो है लोग जो है वो बैठे हुए हैं। रात को भी यही ये जाट समाज के लोग रुकते हैं और खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो इनकी यहीं पर की गई है। रात्रि में भी लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं और इनका कहना है कि 22 जनवरी तक पूरे शांतिपूर्ण तरीके से ये महापड़ाव चलेगा और जो आंदोलन है वो 22 तारीख के बाद एक अलग रूप लेगा। ये जो आंदोलन है, तस्वीरें देखिए, अब ये गांव के अंदर जाके ना बैठे, वो बैठे हुए हैं। गांव के अंदर जाके महिलाओं का कहना है कि 22 जनवरी तक एक है वो पूरी तरह विचार आया है तरीके से चलेगा कि कर्मचारी लोग गांव में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जो 22 जनवरी के बाद में जो आंदोलन है वो एक अलग रूप लेगा। ये लोगों का फैसला जो है वो अभी रणनीति चल रही है। इस आंदोलन को लेकर के क्या आगे की रणनीति बनी है। इस आरक्षण संघर्ष समिति में काफ़ी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं वो संयोजक हैं नैम सिंह फौजदार, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन यहाँ पर महापड़ाव चल रहा है और आज महापड़ाव का तीसरा दिन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पल्लवी कि अभी तक कोई सकारात्मक रुख यहाँ पर नहीं निकला है, ना कोई बातचीत का रास्ता यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जाट समाज का कहना है कि हमारी धैर्य की परीक्षा जो है वो ली जा रही है, लेकिन 22 तारीख के बाद ये आंदोलन जो है वो एक अलग रूप लेगा, ये इनका कहना है। और तस्वीरें देखिए, लोग बैठे हुए हैं, लगातार लोगों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। संयोजक हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये आंदोलन जो है अब आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि आज तीसरा दिन है, आपके महापड़ाव का तीसरा दिन है। आगे क्या रणनीति रहेगी जाट समाज की? देखिए, हमने सरकार को बार बार समय दिया है
25 दिसंबर से आंदोलन शुरू हुआ, 7 जनवरी को महापंचायत हुई, फिर हमने 10 दिन का समय दिया। 22 तारीख तक हम समाज को किस तरह से लीड कर रहे हैं ये हमको ही पता है, कितनी परेशानियों का सामना हमको करना पड़ रहा है। लेकिन जो युवा हैं उनका जो जोश है, जगह जगह से फ़ोन ये आ रहे हैं कि हम यहाँ रास्ता जाम कर दें, हम यहाँ ट्रैक जाम कर दें। लेकिन भगवान राम के मंदिर का अनावरण का कार्यक्रम है, उद्घाटन समारोह, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख का है। जब तक हम राम के काम में बाधा बनना नहीं चाहते, किसी राम भक्त को कोई रास्ते में परेशानी हो, इसलिए हम 22 तारीख तक शांति प्रिय गांधीवादी तरीका से महापड़ाव पर बैठे हैं। लेकिन सरकार का अभी तक कोई सकारात्मक रवैया नज़र नहीं आ रहा है। अगर सरकार जाट समाज की समझदारी को कमजोरी समझती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 2017 का आंदोलन सरकार झेल चुकी है और जाट समाज की ताकत देख चुकी है, लेकिन हम उसकी पुनरावृत्ति करना नहीं चाहते। बार बार सरकार को समय हम इसलिए दे रहे हैं, अगर सरकार ने जाट समाज की बात को गंभीरता से नहीं लिया तो निश्चित तौर पर 22 तारीख के बाद आंदोलन का रुख अलग ही नजर आएगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। हम गांधीवादी तरीका से आप लोगों के माध्यम से ये इसलिए कर रहे हैं कि सरकार और आम आदमी ये नहीं कहे कि जाट समाज ने सीधे ही एक उग्र आंदोलन की शुरुआत की। हम गांधीवादी आंदोलन से शुरुआत कर रहे हैं। अगर आंदोलन उग्र होता है तो निश्चित तौर पर सरकार जिम्मेदार होगी। ये 3 पड़ाव की बात कही जा रही है। पहला पड़ाव यहाँ पर जयचौली में, दूसरा पड़ाव बेड़म में, तीसरा पड़ाव रारे में। ये क्या रणनीति है, कितना बीच में गैप होगा इन पड़ावों में? ऐसा है, ये आंदोलन की रणनीति का हिस्सा है। ये पड़ाव यहाँ चल रहा है। दूसरा पड़ाव बेड़म पर शुरू होगा, रारे पर शुरू होगा और खेड़ली मोड़ पर शुरू होगा। इन पड़ावों का उद्देश्य केवल इतना है कि जिस दिन यहाँ से बटन दबेगा उस दिन एक साथ भरतपुर जिले से जितने भी रास्ते गुजरते हैं, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो रेल की पटरी हो, जाटों के गांव से जितने भी जो रास्ते गुजरते हैं उन सारे रास्तों पर जाम लगेंगे और उसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होगी। हमारे सारी विधिक कार्रवाई पूरी होने के बाद सरकार हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रही। तो बिल्कुल ये संयोजक है नेम सिंह फौजदार, जिनका कहना है कि 22 तारीख के बाद रिमोट का जो बटन है वो यहाँ से दबेगा और जो अन्य पड़ाव है 22 तारीख के बाद आंदोलन उग्र करने की चेतावनी दी गई है जाट समाज की तरफ से। बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जयपुर का रुख करेंगे। आज से विधानसभा सत्र का आगाज होने वाला है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक बताया जा रहा है कि संपन्न हो चुकी है। कल विधानसभा की छुट्टी रहेगी। 23 और 24 जनवरी को अब सदन चलेगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कल विधानसभा की छुट्टी रहेगी और इसी वजह से बताया जा रहा है कि अब जो है 23 और 24 जनवरी को जो सदन है वो चलेगा। उसकी कार्यवाही जो है वो 23 और 24 को चलेगी। 22 तारीख को क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है तो इस वजह से भी छुट्टी। कोटा का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। थर्मल प्लांट में कोयला संकट अब गहराता जा रहा है। प्रदेश में कोयला संकट का कोटा में भी असर देखने को मिला। सुपर पावर थर्मल प्लांट में कोयला संकट है। थर्मल प्लांट में बचा सिर्फ 2 दिन का कोयला। प्लांट के 7 इकाइयों से बताया जा रहा है कि 1220 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो है वो किया जा रहा है। तो 1220 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रदेश में कोयला संकट का खतरा लगातार बना हुआ है। और उधर सीएम भजनलाल विधानसभा पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि आज से विधानसभा सत्र का आगाज होगा। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सीएम पहुंच चुके हैं। सुबह 11 बजे कलराज मिश्र का अभिभाषण है, मतलब अब से मात्र कुछ देर के बाद अभिभाषण की शुरुआत की जाएगी। विधानसभा में राज्यपाल का स्वागत किया जाएगा। प्रोसेशन के माध्यम से सदन में लाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर नई सरकार से नई उम्मीदें लोगों को है और सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि किस तरीके से सदन में आगे की कार्यवाही जो है वो देखने को मिलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण।
कोचिंग संस्थानों को केंद्र की नई गाइडलाइन मिली है। 16 साल से कम उम्र की कोचिंग अब बंद हो जाएगी। बिना मंजूरी कोचिंग सेंटर नहीं खोले जा सकेंगे। नियमों शर्तों के उल्लंघन पर जुर्माना लगेगा। पहले उल्लंघन पर 25,000 का जुर्माना, दूसरी बार 1 लाख का जुर्माना लगेगा। तीसरी बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और साथ ही जुर्माना भी लगेगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। बच्चों पर बोझ कम पड़े, इस वजह से केंद्र की तरफ से फैसला लिया गया है। कोचिंग संस्थानों को निर्देश जारी किए गए हैं कि 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए कोचिंग नहीं चलाई जा सकती। उनके लिए जो कोचिंग चल रही थी वो बंद हो जाएंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। तो कोचिंग संस्थानों को केंद्र की नई गाइडलाइन जो है जारी हुई है। बताते चले कि जानकारी ये मिल पा रही है कि पहली बार में जब उल्लंघन किया जाएगा, मतलब केंद्र की गाइडलाइंस का, तो 25,000 का जुर्माना लगेगा। और दूसरी बार भी अगर उल्लंघन करता हुआ कोई कोचिंग संस्थान पाया गया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे की वहां पर कोचिंग संचालित हो रही होगी, चल रही होगी, तो 1 लाख का जुर्माना लगेगा और इसके साथ साथ आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, ऐसी जानकारी है। नियमों का उल्लंघन करने पर, शर्तों का उल्लंघन करने पर जहां जुर्माना लगेगा, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की भी बात कही जा रही है। रिफंड में हॉस्टल और मेस भी शामिल है, ऐसी जानकारी है। गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उसकी तरफ से गाइडलाइन का फॉलो नहीं करने पर 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा। तो केंद्र ने बच्चों पर कम प्रेशर हो और बच्चे बेहतर तरीके से कार्य कर सके, इसके लिए पढ़ाई कर सके, इसलिए केंद्र की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। कोचिंग संस्थानों को केंद्र ने गाइडलाइन जारी की है कि अब वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे कोचिंग में। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हिमांशु लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, परिवार के लिए तो बहुत अच्छी खबर होगी कि चलिए ठीक है, अब उनके बच्चे पर प्रेशर जो है वो कम होगा, और क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ पाई है केंद्र ने जो गाइडलाइन जारी की है, जरा बताइए विस्तार से। देखिए पल्लवी, कोटा देश भर में आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कराने के लिए जाना जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो स्टूडेंट हैं वो कोटा में इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना लेकर के आते हैं। करीब करीब 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट की तादाद होती है और ये तमाम स्टूडेंट कोटा में एक सुनहरा सपना लिए, सपने को संजो करके कोटा में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे सवाल इन सब के बीच में खड़े होते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड के मामले सामने आते हैं और अक्सर मांग उठती रही है कि ऐसी गाइडलाइन जारी की जाए जिसके दायरे में कोचिंग संस्थान आए, और ऐसे में वो तमाम स्टूडेंट जो कि कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि किसी भी तरह से जो है वो गाइडलाइन का कोई दायरा नहीं है, किसी भी तरह से कोई नियम नहीं है, और ऐसे में अब जब केंद्र सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है और ऐसे में जो है वो गाइडलाइन स्पष्ट तौर पर कोचिंग जो संस्थान है उन पर शिकंजा कसने की जो तैयारी है वो स्पष्ट तौर पर कह सकते हो, क्योंकि हमने ये देखा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अक्सर गाइडलाइन जारी की गई, अक्सर ये देखा गया कि उन गाइडलाइन की जो है वो पालना नहीं हुई, लेकिन अब सीधे तौर पर जो है वो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि 16 साल से कम जो उम्र का स्टूडेंट है, कोई छात्र है, तो उसे कोचिंग में दाखिला नहीं दिया जा सकेगा। स्पष्ट तौर पर वो तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट, अक्सर कोटा में एक शिकायत रहती है मोटे तौर पर कि स्टूडेंट अगर बीच में कोचिंग छोड़ करके जाना चाहता है तो फीस रिफंड एक बहुत बड़ा इशू है जो मोटे तौर पर सामने आता है। और इससे राहत थोड़ी सी जरूर मिलेगी बच्चों को भी और उनके परिवार वालों को भी। बहुत शुक्रिया हिमांशु। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अलवर का रुख करेंगे जहां